Oh! ये जो भी आपने क्लिप देखी ना कि पूरी हड्डियां तोड़ दी हैं, कई लोगों को देख के तो बहुत रिलैक्सिंग फील हुआ होगा और कई लोगों को देख के भाई डर भी लग गया होगा कि ये सब क्या चल रहा है। तो जैसे आप ये देख रहे हो ना, रीढ़ की हड्डियां भी यही चटकाई हैं, रीढ़ की हड्डी में पूरा शरीर तोड़ दिया है। कैसे तोड़ दिया मैं आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट बेसिकली होता है आपकी हड्डियों को चटकाना। इसी चीज़ के लिए आज मैं आया हूँ डॉक्टर सुनील गर्ग के पास। तो सर आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। तो सर सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, जो आपने इस लड़की की पूरी हड्डियां तोड़ दी हैं, इसको बोलते क्या? कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं, इतना मेरे को पता है, लेकिन ये कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट होता क्या और किस चीज़ के लिए होता है? सर इसको बेसिकली हमारे मेडिकल टर्म्स में कायरोप्रैक्टर ऑस्टियोपैथी ट्रीटमेंट बोला जाता है। ठीक है, कायरोप्रैक्टिक क्या चीज़ है? मेरे को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कायरोप्रैक्टिक के अंदर आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं अपने पेशेंट को जिससे कि वो ठीक हो जाए? देखिए सर, कायरोप्रैक्टर बेसिकली एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि ये जो पद्धति है लगभग 100 सालों से चलती आ रही है। ठीक है। लेकिन आज भी हमारा इंडिया इसमें काफ़ी पीछे है। क्यों पीछे है? क्योंकि आज भी इसकी जो स्टडी है, अगर स्टडी की बात करें तो इसकी जो स्टडी है वो फॉरेन कंट्रीज़ में है। एशिया में अभी तक इसकी कोई स्टडी नहीं करवाई जाती। तो हमें इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए यूरोप कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। ठीक है। और पढ़ाई वगैरह करने के बाद फिर यहाँ पे इसकी वैकेंसीज़ वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कि बाकी फिजियोज आपने सुना होगा, हाँ। जैसे या आयुर्वेदा आपने सुना होगा, लेकिन कायरोप्रैक्टर ऑस्टियोपैथी के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली कायरो का जो ट्रीटमेंट है ये लगभग अभी 2020 के बाद से ज़्यादा ट्रेंड में आया है। और वो भी सोशल मीडिया के थ्रू इसको लोग अभी ज़्यादा जानने लगे हैं। ठीक है। मेरे को एक चीज़ बताओ सर, जैसे फिजियोथेरेपी अभी आप बोल रहे हैं, ठीक है, कायरोप्रैक्टिक होगी, ठीक है, एक आपने वर्ड लिया ओस्टियोपैथी, है ना? तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? मेरे को जैसे जो फिजियोथेरेपी है उसके अंदर भी इंसान अपने शरीर की दर्द को छुटकारा पाने के लिए जाता है, और जहाँ तक मैंने सुना कि कायरोप्रैक्टिक इसी चीज़ के ऊपर काम करता है। तो इनमें सब में फ़र्क क्या है? देखिए सर, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टर और ऑस्टियोपैथी तीनों टर्म्स का जो रोल है वो एक ही है। पेशेंट की मोबिलिटी को बढ़ाना, उसका रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करना और उसके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना। ठीक है। तो फिजियोथेरेपी एक्चुअली काम करती है पूरी होल बॉडी पे। उसका जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। वेरिएशन कैसे? जैसे कि फिजियोथेरेपी काम करती है आपकी बोन्स पे, लिगामेंट्स पे, टेंडन्स पे। लाइक जैसे अगर कोई पैरालाइज का पेशेंट आता है तो उसको फिजियोथेरेपी का हेल्प चाहिए। अगर कोई लिगामेंट की सर्जरी हुई है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए जो है 2 महीने का पीरियड लगता है, तो उसमें फिजियोथेरेपी वर्क करती है। और कायरोप्रैक्टर बेसिकली कायरो और ऑस्टियोपैथी जॉइंट्स पे ही ज़्यादा वर्क करती है। तो कायरोप्रैक्टर जो है वो एक तरीके की बोन क्रैकलिंग के थ्रू हम बोन सेटिंग करते हैं, वो कायरोप्रैक्टर हो जाता है। और जो ऑस्टियोपैथी है उसके अंदर मल्टीपल एडवांस टेक्निक होती है, जिसके अंदर हम जॉइंट मैनिपुलेशन या जॉइंट को मोबिलिटी के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू उसको ओपन अप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपका फ्रीज हो गया है शोल्डर, तो शोल्डर को घुमाना, उसको अलग अलग तरीके से टेक्निक के थ्रू उसको खोलना। ठीक है। तो बेसिकली ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टर सिर्फ जॉइंट पे ही ज़्यादा काम करती है और फिजियोथेरेपी मल्टीपल इश्यूज़ पे काम करती है। ठीक है। जैसे अभी आपने एक वर्ड लिया बोन क्रैकलिंग, जी। देसी भाषा में अगर अपन बोले तो वो होता है कि कड़ाके निकालना या चटकाना। जी। ठीक है। आजकल ना बहुत सारे लोग, आजकल क्या मतलब, ये तो सदियों से चलता आ रहा है, मैं खुद भी थोड़ा सा खुद के जैसे थक जाता हूँ तो मैं निकाल लेता हूँ। जी। क्या ये सब कुछ करना सही है या गलत है, या हम किसी डॉक्टर के पास जाके ही इस चीज़ का ये ट्रीटमेंट करवाएं? देखिए, आमतौर पे जब भी हमें कोई हम रिलैक्सेशन करने के लिए अपनी बोन चटकाते रहते हैं, और मोस्टली बोन चटकाते हम कब है? जब हमें अनईजी फील होता है। मोस्टली आपने देखा होगा, आप ज़्यादा देर फ़ोन यूज़ कर रहे हो या ज़्यादा देर तक किसी जगह पे बैठे हो, तो आप हमेशा अपनी गर्दन को रिलैक्स करने के लिए बोन चटकाओगे। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, या बैठे बैठे लोग चटकाते रहते हैं। तो वो करना मतलब कि ठीक नहीं है। अगर आप अपनी बोन को बार बार चटकाते हो तो ठीक नहीं है, क्योंकि उससे आपके लिगामेंट और बोन वीकनेस, जॉइंट में जो वीकनेस है वो बननी शुरू हो जाएगी। बेसिकली हमारा क्या काम है, हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशंस की हैंड प्लेसमेंट होती है कि हमें करना क्या है, हम टेक्निकली उस चीज़ को ठीक करते हैं। तो ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। कुछ मिथ ये भी हैं
कि अगर बोन क्रैकलिंग हम खुद से करते हैं या हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो हमें आदत लग जाती है। तो जैसे अब बच्चे हैं, उनके बड़े हो गए, घर के हो गए, तो मना करते हैं कि सब कुछ नहीं करवाना। तो उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को? देखिए, अब आजकल क्या हो रहा है कि बोन क्रैकलिंग मतलब कि जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो आदमी जब भी अनईजी फील करता है तो एक जकड़न आ जाती है शरीर में, उसको रिलीज़ करने के लिए हम ये कटा के निकालते रहते हैं। अक्सर लोग देखा होगा अपने हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, तो वो जो हेयर ड्रेसर है अपना काम करने के बाद आजकल बड़ा चल रहा है, मैंने देखा है कि वो बोन चटकाने की कोशिश करते हैं, गर्दन को चटकाने की कोशिश करते हैं। सामने वाले को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो उसे काफ़ी रिलैक्स फील करता है उसके बाद। लेकिन अभी रिसेंटली इसका एक आर्टिकल आया अभी 4 दिन पहले ही। उस आर्टिकल में ये था कि किसी हेयर ड्रेसर ने किसी की गर्दन को चटकाया और उसकी ऑन सडन यहाँ पैरालाइज हो गया वो, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी जो गर्दन से स्केलिन मसल्स जाती है वहाँ से आपकी कैरोटिड आर्टरी की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। तो उन्होंने जो बोन चटकाई उसकी वजह से ये काम हुआ। तो ये और एक और रिसेंटली एक और केस भी आया था जिसमें कि एक क्वैक कायरोप्रैक्टर के पास चले जाते हैं और पेशेंट और उनकी रीढ़ की हड्डी पे एकदम से ऑन सडन झटका लगाने से उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है। तो देखिए, मतलब किसी से भी ये चीज़ें करवा लेना, या जिसके पास इसकी डिग्री नहीं है, जिसने इसकी पढ़ाई नहीं करी, अगर आप उन लोगों से ये चीज़ें करवाओगे तो उसका खामियाजा बाद में पेशेंट को भुगतना पड़ता है। तो ये हर किसी से ऐसे नहीं करवाना चाहिए। हमें इसकी पढ़ाई कराई जाती है, हमें ये सब कुछ सिखाया जाता है, तो हमें पता होता है कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। तो पेशेंट पे बिल्कुल सेफ़ रहता है हमारी तरफ से अगर हम करते हैं तो। ठीक है, ये तो होगी बात अगर कोई व्यक्ति अनईजी फील कर रहा है, वो लोग नाई से करवा लेते हैं, खुद कर लेते हैं। लेकिन अगर बात करें किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई चोट हो या फिर पैरालाइसिस हो, ठीक है, या फिर आजकल जिम है जो उसका जो क्रेज बहुत है यूथ में, तो बहुत सारी इंजरी हो जाती है लोगों को। तो उस चीज़ के लिए क्या कायरोप्रैक्टिक जो ट्रीटमेंट है वो कामयाब है या नहीं है? देखिए सर, अभी मेरे पास हर महीने जिम से काफ़ी बच्चे आते हैं और मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको इंजरी हुई कैसे। तो जब जिम वाला बच्चा है वो मुझे ये कहता है, सर मैं डेड लिफ्ट की मैंने। तो आप ये मान के चलिए 10 में से जो जिम में से जो बच्चे आते हैं तो 10 में से 9 बच्चे डेड लिफ्ट के होते हैं। ठीक है। तो डेड लिफ्ट की वजह से क्यों ये इंजरी आ रही है? क्योंकि बिगिनर्स होते हैं, या तो वो ईगो लिफ्टिंग करते हैं, या फिर उन्होंने ख़राब पोस्चर में अपनी जो है वो लिफ्टिंग करी हुई होती है। तो सही तरीके से पोस्चर में अगर आप अपनी लिफ्टिंग नहीं करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका सही पोस्चर होना चाहिए जब आप इसको करना स्टार्ट करें। और सेकंड एक और क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा मैंने था। कहा था कि जैसे पैरालाइसिस हो है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लगी हो, क्या वो चीज़ भी कामयाब है? जी देखिए, डिपेंड करता है कि पेशेंट, अब पैरालाइज का जैसे मैंने आपको बताया, पैरालाइज में ऑस्टियोपैथी कायरोप्रैक्टर का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, उसमें फिजियोथेरेपी वर्क करेगी। क्योंकि उसमें टाइम लगता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, उससे भी ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। और ट्रॉमा केस में क्या होता है कि ट्रॉमा में मान लीजिए अगर कोई कहीं स्कूटी से गिर गया है, कहीं कोई भी कहीं से भी गिरा है, चोट लगी है, तो उसमें अगर वो रीढ़ की हड्डी का पेन लेकर मेरे पास आया है, तो ऐसे पेशेंट से हम सबसे पहले उसका असेसमेंट करके देखते हैं, उससे पूरी हिस्ट्री लेते हैं, आपको ये हुआ कैसे। उसे पूरा पूछा जाता है, जी वो बताता है ऐसे मैं गिर गया या मुझे ऐसे चोट लगी। तो उस केस में सबसे पहले उसकी ट्रॉमा का एक ये लेवल चेक करने के लिए हम उसका एक एक्सरे कराते हैं, इसेंशियल एक्सरे या MRI स्कैन करवाया जाता है, और देखा जाता है कि पेशेंट को कितने ज़्यादा अंदरूनी चोट लगी है। अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे चोट लगी है तो हम पेशेंट को जो है रेफ़र कर देते हैं ऑर्थोपेडिक या न्यूरोसर्जन के पास। अगर उसको ऐसा कोई ट्रॉमा इंटरनल नहीं हुआ है तो उसको कुछ दिन एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे के और आइसिंग वगैरह का फर्स्ट एड बता के पेशेंट का सबसे पहले पेन्स थोड़ा स्टेबल किया जाता है। देन उसको हम फिर कॉल करते हैं कि अब आप हमारे पास सेशंस के लिए आ सकते हैं। ओके। जैसे अभी आपने मेरे को बताया कि जैसे पैरालाइसिस तो चलो डिफरेंट थिंग होगी, इसके अंदर है ही नहीं, फिजियोथेरेपी में टाइम लगता है। जो भी दिक्कतें जो कायरोप्रैक्टिक से ठीक होती है उसके अंदर कितने सेशन और एक सेशन का कितना ड्यूरेशन होता है? लाइक किसी को अगर सर्वाइकल की दिक्कत है तो कितना टाइम लगता है उसको ठीक होने में? जी देखिए, ये भी डिपेंड ऑन कंडीशन है। अगर आप मेरे पास अपना 5 या 10 साल पुराना सर्वाइकल लेकर आए हैं और आपकी सिम्टम्स पे डिपेंड करता है सिम्टम्स कितने ज़्यादा लेकर आए हैं। जैसे मैं कहूँ सर्वाइकल के सिम्टम आपको सर में है, गर्दन में है, हाथ में मोस्टली जाता है इसका दर्द, तो आपको हो सकता है उसके लिए 8 सेशन 10 सेशन भी लग जाए, इतनी सिटिंग्स लग जाती है आमतौर पे। अगर आपका अभी अभी हुआ है, कुछ महीने ही हुआ है दर्द हुए और पेन कोई ज़्यादा नहीं है, हल्का सर में जा रहा है या इधर उधर कहीं जा रहा है, तो उसमें हो सकता है सर 4 या 5 सिटिंग में आप जल्दी ठीक हो जाएं। ठीक है। और अगर इसके एज क्राइटेरिया की बात करें तो
कितने उम्र के लोग तक इसको ट्रीटमेंट को ले सकते हैं? ये आमतौर पे हम इसमें 15 साल से लेके 60 साल तक के लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। उसका कारण ये है कि 15 साल से कम बच्चों का अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें बोन कैल्शियम की कमी रहती है बच्चों में, ठीक है। और 60 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनमें भी बोन डेंसिटी उनकी वीक हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट में ऑस्टियोपोरोटिक यानी कि बोन के टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो हम उन पे ज़्यादा चांस नहीं लेते। एक सेफ़ ट्रीटमेंट के तौर पे हम इस एज क्राइटेरिया को समझते हैं कि ये ठीक रहेगा। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे मेरी बात हो रही थी, तो आपने मेरे को बताया कि आपको 10 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। जी। तो 10 सालों के अंदर ऐसे कितने पेशेंट हैं जो सेटिस्फाई हुए हैं कायरोप्रैक्टिक से? क्योंकि अभी ट्रेंड में तो अभी 3-4 साल से 5 साल से आई है ये चीज़, जी, ठीक है, जी। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में वेस्टर्न कल्चर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। जी। तो मेरे को आप ये बताओ कि कितना कामयाब है ये? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आज के टाइम में सबसे पहले तो पेशेंट के पास इतना टाइम ही नहीं है। पेशेंट ऑलमोस्ट जेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सभी वर्किंग है, तो सभी को ट्रीटमेंट बहुत जल्दी चाहिए। हर किसी को ये है कि आप हमें 4-5 बारी में ठीक कर दीजिए। तो हमारा जो क्राइटेरिया रहता है वो ये है कि आप को रेगुलर नहीं बुलाया जाता। तो आज अब मान लो आज आपकी एक सिटिंग है तो आपको 2 या 3 दिन का गैप दिया जाता है, और इससे क्या फ़ायदा रहेगा पेशेंट को? एक तो ये कि वो आप अपना काम कर सकता है पेशेंट, और गैपिंग होने की वजह से उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने का भी टाइम मिल जाता है, अपने काम करने का भी टाइम मिल जाता है। 10 में से कितने लोग ठीक हो जाते हैं कायरोप्रैक्टिक से? देखिए, ऑलमोस्ट आज अगर मैं आज की डेट की बात करूँ तो लगभग आप मान के चलिए अगर 10 पेशेंट आ रहे हैं तो 10 में से कोई 8 पेशेंट हमारे यानी कि 80% की एवरेज ठीक होकर ही जाते हैं। तो 20% केस ऐसे भी निकलते हैं जो कहीं ना कहीं नहीं हो पाते ठीक। और ये किसी भी ट्रीटमेंट में ये रूल रहता है कि 100 टू आउट ऑफ 100 रिजल्ट नहीं आता, लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट जो डॉक्टर का असेसमेंट है यानी कि वो आपका डायग्नोज कैसा बना रहा है, वो आपके कारण पे सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो आपके सही कारण पे काम करेगा तो लगभग अच्छे चांसेस होते हैं ठीक होने के। तो ऐसे ट्रीटमेंट में या दुनिया कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जिसमें गारंटी ली जाती हो। अब कई लोग आते हैं मेरे से कहते हैं कि सर आप गारंटी लेके इलाज करें, तो गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है, गारंटी इंसान की भी नहीं है, गारंटी कोई नॉन ऑब्जेक्टिव चीज़ की उसकी भी नहीं है। तो मैं गारंटी कभी भी नहीं लेता। मैं सिर्फ साइंस के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ाई की है और जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं अपना इलाज करता हूँ। तो ये है सर। ठीक है। क्या कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करवाना सेफ है या नहीं? बस ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। मेरे को बस इतना बता दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना अभी भी मन में सवाल आ रहे होंगे जो देख रहे हैं वीडियो, या तो कोई वो बंदा देख रहा होगा जिसको दिक्कत है या किसी उसके फैमिली में दिक्कत है, तो उनके दिमाग के जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। मेन डाउट तो ये होता है कि वो चीज़ सेफ है या नहीं है। जी जी। देखिए, कायरोप्रैक्टर और ऑस्टियोपैथी ट्रीटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट है, इसमें कोई इशू नहीं होता पेशेंट को इसमें, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हैंड से करवा रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ हो। वो डिपेंड करता है कि आप जा कहाँ रहे हो। आप कोई कायरोप्रैक्टर का नाम लेके वो अपनी पब्लिसिटी कर रहा है और आप उसको कायरोप्रैक्टर समझ के अगर आप उसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंजरी भी हो सकती है। जैसे मैंने रिसेंट अभी आपको कुछ देर एक केस के बारे में डिस्कस किया, जो हेयर ड्रेसर का केस था, और एक दो केसेस और भी आए थे जो कि कायरोप्रैक्टर समझ के वो चले गए उनके पास और बाद में रीढ़ की हड्डी या बोन फ्रैक्चर हो जाती है। तो हमारी पढ़ाई लिखाई यही हमें समझाती है कि सबसे पहले पेशेंट की सेफ साइड देखी जाती है कि वो सेफ रहे, इसमें किसी प्रकार की कोई इंजरी उसको ना हो। तो अगर आप लाइसेंस डॉक्टर से करवाते हैं तो आपको कोई इंजरी होने के कोई चांसेस नहीं है सर। तो आजकल ना डॉक्टर्स ने कुछ ट्रेंड्स लाया हुआ है, किसी की भी स्पाइन में अगर दिक्कत होती है तो क्या करते हैं डॉक्टर फट से पैसा कमाने के लिए कहते हैं कि सर्जरी करवा लो। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं हर डॉक्टर के लिए ऐसा नहीं कह सकते, कई बार ज़रूरी भी हो जाती है कुछ चीज़ें। तो देखिए, लगभग स्पाइन डिस्क की जो प्रॉब्लम है आजकल कॉमन हो चुकी है, तो लगभग मैं कहूँगा 90% तो सर्जरी की इसमें ज़रूरत रहती ही नहीं है। अब देखा जाता है कि आपकी कंडीशन आप किस लेवल पे आए हैं। अगर आपका 10-20 साल पुराना केस हो चुका है उसमें MRI करवाई जाती है, देखा जाता है कि आपके सिम्टम्स क्यों नहीं डाउन हो रहे। अगर मान लो हमने कुछ सिटिंग्स हम लोग कर चुके हैं, आपका पेन डाउन नहीं जा रहा है, देन हमारा ये इंडिकेशन साइन होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं एक उस लेवल पे है जहाँ पे शायद कोई ट्रीटमेंट हेल्प आपकी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को सर्जरी सजेस्ट करी जाती है। लाइक जैसे मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा, ये एक डमी है डिस्क का मेरे पास।
अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आती है, ये आपकी डिस्क हो गई, ये आप देखिए ये डिस्क इस तरीके से बाहर आती है, इसमें ये फ्लूइड होता है, ठीक है, इसको एनुलस पिल्पस बोलते हैं, जो कि ये इस तरीके से वेन्स को दबाता है यहाँ पे। तो जब ये बाहर आता है तो यहाँ पे एक सूजन क्रिएट होती है, और ये जो नसें हैं ये टांगों में जाती है, ऊपर हो तो हाथों में जाती है। तो जब जैसे ही ये डिस्क बाहर आएगी ये दबा देगी और आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस बॉडी को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अंदर चली जाती है। ठीक है। और जो सर्जन्स क्या करेंगे, सर्जन्स एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपका ये जो हिस्सा है ये कट कर देंगे। ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद पेशेंट को फिर से ये फ्लूइड बाहर आने लग जाता है। हमारे में क्या है कि हम अलाइन पे काम करते हैं तो पेशेंट लॉन्ग लास्टिक चलता है, ज़्यादा वक्त तक ठीक रहता है। लेकिन उसको इसमें कुछ एहतियात परहेज बताए जाते हैं, जैसे आपको वज़न नहीं उठाना, कोई झुक के काम नहीं करना तकरीबन 1 महीने तक, और एक्सरसाइजेस सजेस्ट करी जाती है ताकि आपकी बैक की जो मसल्स है वो स्ट्रेंथ बने। तो आपको आमतौर पे फिर बार बार ऐसी दिक्कतें नहीं आती है। और जो इसमें अगर मैं सक्सेसफुल रेट की बात करूं तो लगभग स्पाइन की सर्जरीज़ बताई गई थी जिन जिन पेशेंट्स को, उसमें से लगभग मान के चले 15,000 केसेस ऐसे हैं जिनको मैं सर्जरीज़ कैंसिल करवा चुका हूँ ऑलरेडी। 15,000 केस का? जी, तो 15,000 सर्जरीज़ मैं ऑलरेडी अभी स्पाइन की कैंसिल करवा चुका हूँ, और हमारा टारगेट है कि कम से कम 25 से 30,000 सर्जरी और अभी कैंसिल करवाएं। तो उसके लिए अभी रिसेंटली हमें जो है मुझे अवार्ड भी दिया गया था अभी पिछले साल, उसके लिए ये अवार्ड और ट्रॉफी है जो कि मुझे मिली थी। तो सर आपने बहुत सारे डाउट्स ऑडियंस के क्लियर कर दिए हैं, जी। लेकिन एक चीज़ और बताओ, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल, मेरे खुद के लाइफस्टाइल की बात करूं तो काम ऐसा है कि सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। तो ऐसी टिप्स दो यूथ को, ऑडियंस को, या फिर कोई भी अगर पेशेंट देख रहा है कि वो चीज़, इन चीज़ों से कैसे बच सके, इन चीज़ों से कैसे बचा जा सके उनको। देखिए आज की जो लाइफस्टाइल रह गई है, यूथ की बात करें या वर्किंग की बात करें, तो बहुत बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। और एक स्ट्रेसफुल लाइफ की बात करें तो मतलब कि 7 से 8 घंटे एक आदमी आमतौर पे काम करता है, जिसमें वो सिस्टम पे काम कर रहा है, फील्ड पे काम कर रहा है। तो सारे काम में एक उसका पर्सनल स्ट्रेस या वर्किंग लोड है उसका स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, जिसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जैसे कि अगर आप कहीं पे भी बैठे हैं या कहीं पे भी किसी भी तरह की आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लगातार मत बैठे रहिए, लगातार फ़ोन मत यूज़ करिए। आप फ़ोन को थोड़ा छोड़िए, आप बीच बीच में मल्टीपल कुछ जैसे गर्दन की एक्सरसाइज करते रहिए ताकि आपका सर्वाइकल ना बने। आप अगर सिटिंग जॉब है तो सिटिंग में लगातार बैठने की बजाय थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, आसपास के वहीं पे ही 1-2 राउंड लगा लीजिए। हर 1 घंटे में थोड़ा चलिए, बैठिए। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको आसानी रहेगी, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा हेल्दी डाइट आपको लेना चाहिए, प्रॉपर नींद आपको लेनी चाहिए, और रात के टाइम जितना हो सके फ़ोन और टीवी को दूर रखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है सर। जी। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्होंने अभी तक 15,000 से ज़्यादा सर्जरी कैंसिल करा दी है और कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से उनको ठीक किया है बिना सर्जरी के, और अभी इनका टारगेट है कि 25 से 30,000 सर्जरी और कैंसिल करवा के वो कायरोप्रैक्टिक से ही ठीक करेंगे पेशेंट को। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम लोग ना, हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत हो जाए, हमारे बाइक में कोई दिक्कत हो जाए, हमारी मेटेरियलिस्टिक चीज़ में किसी में भी दिक्कत हो जाए ना, तो हम तुरंत जाकर उसको ठीक कराते हैं। लेकिन हम कहाँ पे मार खाते हैं, जब हमारे शरीर की बात आती है। हम हमारे शरीर को, मतलब ठीक है, हम मसाजेस लेते रहते हैं और भी सारी चीज़ें हमें लेकिन करनी चाहिए। कायरोप्रैक्टिक एक ऐसी चीज़ है, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, समझ ही रहा हूँ। तो जितना मेरे को समझ आया कि 3 महीने में आपको एटलीस्ट एक बार तो आके ट्रीटमेंट लेना चाहिए कायरोप्रैक्टिक का, जिससे कि आपकी बॉडी की जो सारी अलाइनमेंट है, जो आपकी बोन्स है, वो एक स्टेबल रहे, और जो आपकी परफॉर्मेंस है बॉडी की, आप इतना काम करते हो, उस चीज़ में आपकी एंड्योरेंस और बेटर हो। सही कह रहा हूँ सर मैं? जी बिल्कुल। देखिए कायरोप्रैक्टर ऐसा नहीं है कि आप प्रॉब्लम हुई है आपको डिस्क की तभी आप मेरे पास आ रहे हैं, बल्कि आपको हर 3 महीने में एक सेशन फॉर दी बॉडी मेंटेनेंस लेना चाहिए, लाइक एक सर्विस के। जैसे हम अगर गाड़ी आप चलाते हैं। बिल्कुल गाड़ी की सर्विस करवा रहे हो, आप 4 पहिए हैं गाड़ी में, अगर आपकी अलाइनमेंट ख़राब हो रही है तो आप गाड़ी की भी व्हीलिंग अलाइनमेंट कराते हैं ताकि इंजन पे फ़र्क ना आए। उसी तरीके से हमें बॉडी की भी अलाइनमेंट करानी होती है। हमारी बॉडी 20% सरकती रहती है ऊपर नीचे, तो वो देखा जाता है कि आपकी बॉडी एक लेवल से ज़्यादा तो नहीं अप एंड डाउन हुई है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो बॉडी की सर्विस के लिए ज़रूरी है कि आप हर 3 महीने में अपनी जो है एक बार अलाइनमेंट करा लें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम बार बार आएगी नहीं। तो भाई लास्ट में सिर्फ मैं आपको इतना ही कहूँगा, गाड़ी घोड़े तो आपके पास फिर भी आ जाएंगे नहीं, लेकिन अगर शरीर एक बार खराब हो गया ना, तो वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा।
तो आपको एड्रेस मिल जाएगा, ऊपर टाइटल में लिखा हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगा। तो फटाफट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, और कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर इनका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।